गुड इवनिंग बच्चों। तो एक बार फिर अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, जो सिंह सर का मिशन है इसे पूरा करने के लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट मॉडल टेस्ट। तो बेटा आज इस टेस्ट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो बेटा हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चले देखें भाई, पहला, इन रोडोफाइसी फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटाल एंड लेमनेरिन। तो भाई रोडोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो लेमनेरिन मैनिटॉल के फॉर्म में नहीं होता, ये बेटा फ्लोरोडीन स्टार्च के फॉर्म में होता है। फ्लोरोडीन स्टार्च के फॉर्म में होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओव्यूल ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल। तो बेटा जिम्नोस्पर्म में नेक सीड बनता है, तो ओव्यूल तो पाया जाता है बट ओवरी वॉल एब्सेंट होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। साल्विनिया इज ए हीट्रोस्पोरस। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सिलेजिनेला एस स्क्वायर, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर हीट्रोस्पोरस। इन द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्री लिविंग गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट द डोमिनेंट फेज। बेटा अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है तो जो डोमिनेंट फेस होती है, ये डोमिनेंट फेस कभी भी गेमेटोफिटिक नहीं होती, बेटा ये स्पोरोफिटिक होती है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब अपने पास सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू बट फर्स्ट एंड फोर्थ आर फॉल्स। सो 101 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Question number 102, match the class with fungi with the column first and their example given to column second. अब बेटा जरा हम लोग मैचिंग को देखें और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब अगर इस केस को हम लोग देखें तो अगर हम लोग बात करते हैं मैचिंग ए की, तो देखो भाई एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है पेनिसिलियम। तो अगर हम लोग एक ही मैच कर ले तो ए मैच विद सेकंड, तो जरा देखें क्या एक मैचिंग से काम चल जाएगा? चल जाएगा। तो ए मैच विद सेकंड केवल सेकंड ऑप्शन में शो हो रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 102 इज ऑप्शन सेकंड। अच्छा भाई, फाइकोमाइसिटिस का मेंबर राइजोपस होता है, डिस्ट्रोमाइसिटिस का मेंबर अल्टरनेरिया होता है, बेसिडियोमाइसिटिस रस्ट फंगस स्मस्ट फंगस होते हैं, अस्टेलियो। Question number 103. Select the correct match of the feature present in column first with respective term given in the column second. इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखा जाए तो टैप रूट इज प्रेजेंट इन टैप रूट एंड कोलराइड रूट। बेटा जब कोलराइड रूट बात करते हैं तो साइकस याद आ जाए, और साइकस जिम्नोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा भाई, द सिनर्जिट एंड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब सिनर्जिट एंटीपोडल की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक याद आ जाए। फूड इज स्टोर्ड इन फ्लोरिडीन स्टार्च सिमिलर टू, ये केस हमारी रेड एल्गी का होता है। और प्रेजेंस ऑफ स्पोरोफाइट नॉट फ्री, इट इज केस ऑफ ब्रायोफाइट। और मेंबर्स मैकेनिकल पर्पस के लिए सॉइल बाइंड और फ्रीक्वेंटली ऑर्नामेंटल होते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ टेरिडोफाइट। तो जरा करेक्ट मैचिंग देखी जाए 103 की, तो आपको मिल जाएगा ए मैच विद 5, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। गिवन बिलो द फिगर ABCD present the member alga, identify the correct option of the diagram.
चारों फिगर को देखें और करेक्ट ऑप्शन को जरा सेलेक्ट करें भाई। तो फर्स्ट केस इज बिलोंग्स टू पोरफायरा, फर्स्ट इज कॉल्ड पोरफायरा, second is case is called fucus, third case is dictyota and fourth case is पॉलीसाइफोनिया। जरा आंसर देखा जाए, पोरफायरा, फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड पॉलीसाइफोनिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Refer to the figure ABCD. Answer the question. Which of the following is member of green alga? इनमें से कौन कौन से मेंबर ग्रीन एल्गा के मेंबर होते हैं? चलो भाई ध्यान से देखें। फर्स्ट केस इज वॉलवॉक्स, सेकंड केस इज क्लेमाइडोमोनास, थर्ड केस इज कारा एंड फोर्थ केस इज सी इज लेमनेरिया। अब बेटा वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी होता है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है बट प्लांट किंगडम का मेंबर नहीं है, कारा ग्रीन एल्गी है। तो बेटा केवल सी को छोड़कर बाकी सब ग्रीन एल्गी हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सिक्स, मैच द कॉलम विथ कॉलम सेकेंड। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। एक तरफ बेटा क्रोमोसोम, दूसरा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर है। अब जरा ध्यान से देखें, मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमेयर मिडिल पर होता है। तो अगर हम एक ही मैच को कर लेते हैं तो ए मैच विद थर्ड है, तो क्या हमारी मैचिंग जस्टिफाई हो जाएगी? अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Identify the component labeled ABCD in given section cilia flagella showing the different part। जरा भाई पहचाना जाए तो देखो भाई, A रिप्रेजेंटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, B रिप्रेजेंटेड बाय इंटरडबलेट ब्रिज एंड C रिप्रेजेंटेड बाय सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स एंड D इज रिप्रेजेंटेड बाय रेडियल स्पोर। अब जरा इसको मैच कर लिया जाए तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। The following diagram represent the structure chromosome. Identify the structure marked as ABC। चलो भाई, जब आर इसकी बात करते हैं तो ए रिप्रेजेंटेड बाय सैटेलाइट, बी रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। और अगर सेंट्रोमेयर मिडिल पोर्शन पर होता है तो इसे हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो क्रोमोसोम हो गया हमारा मेटासेंट्रिक। तो ए हो गया सैटेलाइट, बी हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सी हो गया मेटासेंट्रिक। तो 108 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। मैच द कॉलम विथ चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिर एक बार जरा मैचिंग पर फोकस करी जाए तो बेटा स्प्लिसिंग होती है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ओकाजाकी फिगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, जैकब एंड मोनट को लैकोपेरॉन के लिए याद रखते हैं, लैक्टोस इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो 109 करेक्ट मैचिंग इज ए मैच विद 4
बी मैच विद सेकेंड, और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। द डीएनए कंटेंट ऑफ डिप्लॉयड सेल इन G1 फेस, बेटा G1 फेस में सेल साइकिल में डीएनए का अमाउंट x है, देन डीएनए कंटेंट ऑफ द सेम सेल एट मेटाफेस ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेस में डीएनए कंटेंट कितना होगा। तो बेटा जीवन में अगर एस है, एक्स है, तो एस फेस में हो जाएगा 2x, और बेटा G2 फेस में भी होगा 2x, और मेटाफेस फर्स्ट में भी 2x होगा। डीएनए का अमाउंट इसके बाद चेंज नहीं होता है। तो फिर इसके बाद जब क्रोमोसोम रिडक्शन डिवीजन में जाता है तो डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो जो अमाउंट एस फेस में वही G2 में, वही मेटाफेस फर्स्ट में होगा। How many meiotic division would be required produce 200 male gametophyte in angiosperm? मेल गैमेटोफाइट बनाना है 200, और बेटा इसे बनाने के लिए कितनी मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और जब नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन की बात करते हैं तो मेल गैमीट या गैमेटोफाइट बनाने के लिए याद रखते हैं बेटा 1 से 4 प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं तो n/4 कर लिया जाता है, और हमारे पास नंबर कितना है 200, 1 से 4 बनते हैं तो टोटल 50 मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेटा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो सिंपल प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला सेल प्लेट कहलाती है। द टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑरिजिनल लाइक माइट्रोकांड्रिया प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल। तो बेटा माइट्रोकांड्रिया और प्लास्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन साइटोकाइनेसिस के समय ही होता है। इट इज ट्रू। इन एनिमल सेल अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेटा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए साइटोकाइनेसिस सेल फरो मेथड से होता है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। इसलिए बेटा सारे के सारे स्टेटमेंट इन केसेस के लिए ट्रू हैं। कैल्विन साइकिल, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब्सटेंस। बेटा कैल्विन साइकिल में सब्सटेंस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो बेटा कैल्विन साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले बनता है रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट। रेबुलोस 1,5 से हमें बनता दिखाई पड़ता है 3-फास्फोग्लिसरेट और 3-फास्फोग्लिसरेट से बनता है ट्रायोस फास्फेट, और वापस यहां से रीजनरेशन होता है। अब जरा ध्यान से देखें कि भाई आखिरी में तो ट्रायोस फास्फेट बनना है, यहां ट्रायोस, यहां ट्रायोस, यहां ट्रायोस है। 3C ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोस शुगर। अब ये जो रेबुलोस होती है, ये रेबुलोस कीटोस शुगर है। अब यहां लिखा है राइबोस 133 की बात होती नहीं, यहां 5 है, इसलिए ये ऑप्शन चला गया। ट्रायोस फास्फेट पहले बनता नहीं है, और कीटोस शुगर रेबुलोस है वो मिडिल में बनती नहीं है, और जिसे कीटोस शुगर कह रहे हैं वो अपने लिए रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट है। तो सबसे पहले 1,4-1,5 रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट बनेगा, फिर 3-फास्फोग्लिसरेट बनता है, और फिर ट्रायोस फास्फेट बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। Photosynthesis is essentially light dependent reaction. This statement was given by
फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इसे देने का क्रेडिट जिस साइंटिस्ट को जाता है उसे हम लोग वान नील के तौर पर याद रखते हैं। जोसेफ प्रिस्टले को ऑक्सीजन की डिस्कवरी के साथ याद रखते हैं। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है, इस रिलेशन को सैक के साथ याद रखते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक को भी सैक के साथ याद रखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन 114 इज ऑप्शन सेकंड। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल रिसेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज, बेटा फाइनल प्रोटॉन रिसेप्टर ईटीएस में कौन होता है? तो जब हम लोग बात ईटीएस की करते हैं तो ईटीएस में फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 4 से जब इंटर करता है तो बेटा इसके टर्मिनल पार्ट पर हाफ O2 इंतजार करती है जो बनाती है मेटाबॉलिक वाटर को। तो सबसे लास्ट में हाइड्रोप्रोटॉन का रिसेप्टर ऑक्सीजन होती है, हमें ध्यान रखना होगा। सो करेक्ट ऑप्शन 115 इज ऑप्शन थर्ड। How many NADH2 will be produced during production of molecule of acetyl coenzyme from 2 molecule of pyruvic acid? बेटा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से एसिटल को एंजाइम बनने तक बेटा कितने NADH2 का फॉर्मेशन होता है? NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो जरा याद करें तो पायरुविक एसिड जो बेटा ग्लाइकोलिसिस के इंड प्रोडक्ट के तौर पर बने थे, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस होती है तो बेटा ये इंटर करता है लिंक रिएक्शन में, और लिंक रिएक्शन को गेटवे रिएक्शन कहते हैं जिससे 2 एसिटल को एंजाइम बनते हैं। इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की इस प्रोसेस में 2 NADH2 भी बनते हैं। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटल कोएंजाइम बनते समय 2 NADH2 बनते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन 116 इज ऑप्शन सेकंड। Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane of the mitochondria and which act as the mobile carrier transfer to electron between। बेटा ईटीएस को पढ़ते समय सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी, सबसे पहले बात करी गई बेटा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करी, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करी। कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड के पास गया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी आया था। इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाहर एक स्मॉल मोबाइल प्रोटीन है जो यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाती है और कॉम्प्लेक्स फोर्थ को देती है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को देती है। तो ये साइटोक्रोम सी जो स्मॉल प्रोटीन है, मोबाइल कैरियर के तौर पर काम करती है, वो कॉम्प्लेक्स थर्ड को कॉम्प्लेक्स फोर्थ से जोड़ती है जिसके टर्मिनल पार्ट पर हाफ O2 लोकेट करता है। और कार्बन जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो कॉपर कंटेनिंग सेंटर रखता है, कॉपर कंटेनिंग सेंटर रखता है, साइटोक्रोम ए और A3 रखता है। तो ये जोड़ता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को कॉम्प्लेक्स 4 से। तो 117 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, बेटा ट्रिपल फ्यूजन में क्या इन्वॉल्व होता है? तो ट्रिपल फ्यूजन में इन्वॉल्व होता है 1 मेल गेमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई मिलकर बनाते हैं 3N स्ट्रक्चर जिसे PEN कहते हैं। ये सेंट्रल सेल के साथ मिलकर बनाता है PEC जो आगे चलकर बनाता है बेटा इंडोस्पर्म। तो 1 मेल गेमीट 1 पोलर न्यूक्लियाई 1 एग सेल के साथ नहीं, 1 मेल गेमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो 118 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो किसके साथ शुरू होता है? एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन लिखी है, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इधर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और उधर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है।
Among the term listed, find out the technically correct. इनमें से कौन से टर्म है वो फ्लोरल होल्स के लिए टेक्निकली करेक्ट है? तो टेक्निकल टर्म वो होते हैं जिसके लिए हम लोगों ने बात करी है एंड्रूसियम। एंड्रूसियम टेक्निकल टर्म है जो एंड्रूसियम टेक्निकल टर्म है जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की स्टडी करते हैं, जिसकी बात हम लोगों ने करी है स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर विच इज कॉल्ड एज ए स्टेमन। तो जब हम लोग स्टेमन की बात करते हैं तो ये जर्नल टर्म हो गया, और जब हम इसकी स्टडी की बात करते हैं एंड्रूसियम तो ये टेक्निकल टर्म हो गया। अब साहब कार्पल की भी स्टडी करते हैं गायनीशियम में, तो गायनीशियम टेक्निकल टर्म हो गया लेकिन कार्पल नहीं। अब करोला में हम लोग पेटल्स की स्टडी करते हैं तो करोला भी टेक्निकल टर्म है पर पेटल जर्नल टर्म है, सेपल जर्नल टर्म है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर टेक्निकल टर्म एंड सेकंड एंड फोर्थ आर जर्नल टर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। वन टू वन ऑटोगेमी अकर्स इन कैस्मोगेमस फ्लावर। ऑटोगेमी क्या कैस्मोगेमस फ्लावर में अकर कर सकती है? कर सकती है बेटा। कैस्मोगेमस फ्लावर को हम लोग ओपन फ्लावर कहते हैं, और ऑटोगेमी की शर्त है कि मेल और फीमेल गेमीट को एक साथ मैच्योर होना होगा। तो ऐसी कंडीशन में मेल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल नहीं, ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पॉलन नहीं, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा इन डिफरेंट लेंथ नहीं, बट बेटा दोनों को एक साथ ही मैच्योर होना होगा। तो 121 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। चलो भाई, तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस ये एम्प्लॉयड ह्यूमन जीनोम डीएनए है। बात करते हैं 4852 पेयर की। बेटा ये 48502 बेस पेयर बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं, और 5386 न्यूक्लियोटाइड लैम्डा फेस में पाया जाता है, और 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर एस्चेरिचिया कोलाई में पाए जाते हैं। तो 122 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। Which statement is written below and point out the confirm stability of helical structure of DNA? बेटा डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इन पर किस पर डिपेंड करती है? तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बेटा वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, और प्लेन वन बेस पेयर स्टेक ओवर डबल हेलिक्स ये भी करता है। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट इज द फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो? बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस को याद रखते हैं कार्ल करेंस के साथ, मिराबिलिस जलप्पा के साथ, स्नैपड्रैगन के साथ, और ये केस है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और यहां जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आते हैं, तो 1:2:1 जीनोटाइप भी होगा, 1:2:2 फिनोटाइप भी होगा। Three children of the family have blood group O, A, B, B respectively. What are the genotype of their parent? बेटा ऑफ स्प्रिंग की प्रोजनी जो ब्लड ग्रुप है वो बेटा O भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, B भी हो सकता है। हमें ध्यान रखना होगा बेटा अगर किसी चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप O है तो O ब्लड ग्रुप के बनने की पॉसिबिलिटी केवल तभी होगी जब दोनों पेरेंट हीट्रोलोगस होंगे। तो देखो भाई मदर का ब्लड ग्रुप IOIA और फादर का IOIB होगा,
तभी ये वाली पॉसिबिलिटी आ सकती है, अन्यथा नहीं। जरा देखें भाई, इसको पहचानो, इसको पहचानो, इसको पहचानो, कोई ऑप्शन नहीं बचता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Out of the population, 800 individuals of the F2 generation of the cross between yellow round and green wrinkled pea plant, what could be number of yellow wrinkled seed? बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं और हमें येलो और रिंकल्ड सीड का परसेंटेज निकालना है। तो हमें मालूम है कि बेटा 16 प्रोजनी में से 3 प्रोजनी येलो रिंकल्ड होती हैं। अब टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 800 है, तो 800 में 3 इंटू 16 का रेशियो निकालें, जो येलो रिंकल्ड होंगे तो 16 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150। सो करेक्ट ऑप्शन 126 इज ऑप्शन फोर्थ। A cross between plant heterozygous for 2 factor and plant recessive for both the factor give the phenotypic ratio। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने पास समझ में आ गया कि पहला केस है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई विद आर आर वाई वाई, और जब इस क्रॉस को लिखा जाए तो बेटा टेस्ट क्रॉस याद आ जाए, टेस्ट क्रॉस याद आ जाए। और डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस अगर याद आ जाए तो रेशियो 1:1:1:1:1, 4 बार 1:1 आता है, इसे याद रखना होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। मॉर्गन हाइब्रिडाइज फ्रूट फ्लाई डाई हाइब्रिड द करेक्टर। बेटा मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में फ्रूट फ्लाई के कौन से कॉम्बिनेशन को लिया था, और इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखें तो भाई पता चलता है कि मॉर्गन ने जो कॉम्बिनेशन लिया था वो येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल थी, जिसे क्रॉस कराया था ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ। So correct option 1 to 8 is option third. Each progeny probability of female child। बेटा फीमेल चाइल्ड, हर प्रेगनेंसी में फीमेल चाइल्ड बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% होगी, भले नंबर कोई भी हो। तो बेटा दोनों बनने की पॉसिबिलिटी 50-50% होगी। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। Of the all recorded species share the plant algae fungi bryophyte gymnosperm and angiosperm is। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी बायोडाइवर्सिटी के उस केस में एक पाई चार्ट बना है, उस पर देखें, और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि सारी रिकॉर्डेड स्पीसीज जो एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म है वो कभी भी 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। नो नो बेटा मोर देन 20% नहीं हो सकती हैं, तो दे नॉट मोर देन 22%। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। Percentage of the bird and mammals species respectively which are facing to threat of extinction। बेटा बर्ड और मैमल की कितनी परसेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन का खतरा देख रही हैं? तो जरा हम लोग बात करते हैं, जब बात करेंगे बर्ड की तो याद आ जाए 12%, और खतरे पर है मैमल्स। जब हम लोगों ने मैमल्स की बात करी तो मैमल्स हैं 23%, और बात करी एम्फीबियंस की जो सबसे ज्यादा खतरे में है वो है 32%, और इनके बाद बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, जिनके लिए खतरा एम्फीबियन से कम है। पर हमें बर्ड चाहिए और मैमल चाहिए, बर्ड और मैमल है 12 और 23%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड।
निके नीच ओवरलैप इंडिकेट, बेटा नीच इसमें से क्या इंडिकेट करता है? तो देखो म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज नहीं, एक्टिव कोऑपरेशन टू स्पीसीज नहीं, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑन द पैरासाइट ऑफ द सेम होस्ट नहीं, बट ये शेयर करता है वन या मोर रिसोर्सेस बिटवीन टू स्पीसीज। सो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट की स्टोन स्पीसीज? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है की स्टोन स्पीसीज के लिए? तो की स्टोन स्पीसीज वो होती हैं जो अपने अपने ज्योग्राफिकल एरिया उस पर्टिकुलर रीजन में लीड रोल में होती हैं, स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं की स्टोन। तो जरा बात हम लोग करें की स्टोन के लिए, तो स्पीसीज विच मेक द ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द, तो बेटा इस ओनली को हटाया जाए। कॉमन स्पीसीज हैज प्लेंटी ऑफ बायोमास हैज फेयरली लो इम्पैक्ट, लो की बात को जरा हटाया जाए। ए रेयर स्पीसीज हैज ए मिनिमल इम्पैक्ट, इस मिनिमल को हटाया जाए। तीनों बातें गलत हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। A pond have a 50 water hyacinth plant last year and through reproduction 10 new plant are added taking in current population of the 60. What is the birth rate of the plant? तो साहब इस केस में हम लोगों को बर्थ रेट निकालना है और बर्थ रेट निकालने के लिए कुछ याद कराया गया है। अब इस बर्थ रेट को निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं कि साहब कितनी न्यू ऑफ स्प्रिंग आई हैं और अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी नई स्पीसीज आई है रिप्रोडक्शन से? 10। तो ये 10 स्पीसीज रिप्रोडक्शन से आ गई। ठीक है, अब इनके आने से करंट पॉपुलेशन हो गई 60, तो पहले कितनी रही होगी? 50। तो ये हो गया 50, अपने पास निकल आया 0.2। तो आप जरा देखें भाई 0.2, एक ही ऑप्शन मिल रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। चलो भाई, कंगारू रैट इंटरनल फैक्टर ऑक्सीडेशन से अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। डिजर्ट प्लांट कैंप पाथवे को चलाते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे अपनी मैचिंग कंफर्म हो रही हो? क्या दो ऑप्शन से कोई कंडीशन मैच हो रही है? तो जरा मैच किया जाए। A2B1, अपने पास एक ही ऑप्शन आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉलोइंग कैन बी ट्रू। बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू? तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम ऑफ ईच अदर, ट्रू। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, सेल डिवीजन, ट्रू। बट ये बेटा ये इट इज नॉट ए एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं होती। सो ए एंड बी आर ट्रू बट सी इज फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। मैच द कॉलम विथ फॉलोइंग स्टेम मॉडिफिकेशन इन गिवन कॉलम। जरा साहब स्टेम मॉडिफिकेशन को मैच कर लिया जाए। तो देखो अंडरग्राउंड स्टेम कौन मिल गया हमारे पास? पोटैटो। तो ए मैच विद थर्ड हो गया भाई। अच्छा भाई, ए मैच विद थर्ड हो गया। अब जरा हम लोग बात करें बी की, तो स्टेम टंडिल हमें देखने को मिलता है कुकुम्बर में। तो बी हो गया फिफ्थ। अब अगर दो मैचिंग कर ली जाए तो बात क्या बचेगी? तो ए थर्ड बी 5, तो ए थर्ड बी 5 अपने पास केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। तो ग्राम मीन सोयाबीन ये सब पल्सेस के एग्जाम्पल हैं। सोयाबीन जो मुलेठी है वो मेडिसिनल प्लांट है। सनहेम फाइबर के लिए याद रखेंगे। इंडिगोफेरा डाई के लिए याद रखेंगे। ल्यूपिन एंड स्वीट पी ऑर्नामेंटल है।
और बेटा जब 138 की हम लोग मैचिंग बना लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सेकंड। आइडेंटिफाई एबीसी इन गिवन डायग्राम। जरा पहचाना जाए भाई गिवन डायग्राम को और ध्यान से देखा जाए तो ए केस इज कॉल्ड एज ए लीफ प्राइमोर्डिया and B case is called as a shoot apical meristem and C is called as a axillary bud। so करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन फर्स्ट। बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियाइड इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियाइड किसका बना होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक होती है, इसमें डीएनए सिंगल होता है, सिंगल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और होता है सर्कुलर। तो सिंगल स्टैंड नहीं होता है, जरा ध्यान से देखें, सिंगल स्टैंड नहीं है, ये सिंगल स्टैंड का केस नहीं है, स्टोन का केस नहीं है। इन द अबव गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई फर्स्ट एंड सेकंड एंड बी। अब देखो भाई जो बी वाली बात हो गई तो बी हो गया कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। जब ये केस हुआ तो CO2H2O बनता है, तो ये केस हो गया रिस्पायरेशन का। CO2H2O के साथ मिलता है, करता है फोटोसिंथेसिस, क्या बनाता है? फूड। तो अब बेटा हमारे पास 141 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट इज रिस्पायरेशन एंड सेकंड इज फोटोसिंथेसिस एंड थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर एक बार जरा ध्यान से देखे भाई, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो प्लांट लाइट सेचुरेशन अकर 10% ऑफ द मॉडरेट लाइट। बात मॉडरेट की नहीं है, बात है फुल की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर 0.03 टू 0.04, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। This statement true. C3 plant show saturation to the CO2 concentration at। नहीं भाई, यहां at की बात नहीं है, beyond की बात है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया false। C4 plant show saturation CO2 beyond। अब बेटा यहां beyond की बात नहीं है, यहां about की बात होती है। तो बेटा फर्स्ट ए सी डी आर इनकरेक्ट बट ओनली बी इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो भाई प्लाज्मोलिसिस रिवर्सिबल होती है, एक्सऑस्मोसिस एंडोस्मोसिस दोनों हो सकती है, ट्रू। प्लाज्मोलिसिस में प्रोटोप्लास्ट सिंक करता है और वाल का साथ छोड़ता है, ट्रू। पर टर्गर प्रेशर डज नॉट कॉज एक्सटेंशन। क्या टर्गर प्रेशर सेल ग्रोथ में एक्सटेंशन में मदद नहीं करता? भैया करता है, इसलिए ये बात हो गई गलत। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन 143 इज ऑप्शन फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? तो जरा करेक्ट मैच को देख लिया जाए तो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड कहलाता है, गोल्डन एल्गी क्राइसोफाइट कहलाती है, सिलिएटेड प्रोटोजोवन पैरामीशियम प्रोटिस्ट विद टू फ्लैजिला डाइनोफ्लैजिलेट कहलाते हैं। अब जरा मैचिंग कर ली जाए तो ये मैच विद सेकंड, कुछ करने की जरूरत नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच फैक्टर रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड? तो बेटा वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहता है उस पर भी रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी पर भी डिपेंड करता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड।
Among the following statement which statement is correct regarding to clone? बेटा क्लोन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो जरा क्लोन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जरा इसे देखें। चलो भाई, तो क्लोन आर जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली सिमिलर। क्लोन डिसिमिलर बॉडी नहीं होते, ये जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली दोनों तरह से सिमिलर होते हैं। तो क्लोन आर जेनेटिकली सिमिलर बट मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर नहीं भाई, दोनों तरह से सही होते हैं। और क्लोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट नहीं होते बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड गेमीट, और मेल और फीमेल गेमीट का अगर फ्यूजन है तो केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट बेटा जाइगोट कहलाता है। तो क्लोन्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर पेरेंट, बस यही बात ट्रू है। केवल फिफ्थ वाला ऑप्शन हो गया ट्रू, बाकी सब इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर, तो जब नाम सुनते हैं लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का तो जानते हैं ये एमिनो एसिड है, पर ये एमिनो एसिड कैसे है? एरोमेटिक एंड नो एरोमेटिक, दोनों एमिनो एसिड है। एक एरोमेटिक तो हो सकता है, लेकिन ये जो भी है ये सब के सब एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 आर द जैसिड एंड एफिड रेजिस्टेंट वेराइटी। बेटा पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 ये जैसिड एफिड रेजिस्टेंट वेराइटी है, और बेटा ये जो वेराइटी है ये सब फ्लैट बीन की वेराइटियां हैं। और जब एल्मस्कस एस्कुलेंटस की बात करते हैं तो बेटा हम लोग भिंडी को याद कर लें, और ऐसी भिंडी जो बेटा प्रभानी क्रांति के तौर पर हम लोग जानते हैं। और ये जो बनी है ये बेटा म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रोडक्ट है, म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रोडक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन 148 इज ऑप्शन सेकंड। Which of the following chemical substance are produced by the plant and defense against ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स? जो प्लांट है बेटा वो ग्रेजर्स और ब्राउजर्स से अपने आप को बचाने के लिए केमिकल डिफेंस अपनाते हैं, वेरियस केमिकल को निकालते हैं। तो वो क्विनिन भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑपियम भी प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्राइकिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो ग्रेजर्स और ब्राउजर्स से मुक्ति पाते हैं। वो बेटा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब स्ट्राइकिन बेटा, स्ट्राइकिन के जो स्ट्राइकिन कंटेनिंग स्पोर जो खाते हैं बेटा, उन एनिमल्स में टिटनस लाइक डिसीज देखने को मिलती है। सो करेक्ट ऑप्शन 149 इज ऑप्शन फोर्थ। Species of the fungi will more than the combined total species of the fishes, amphibians and reptile। बेटा उस पाई चार्ट पर फिर फोकस किया जाए और इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने की कोशिश की जाए। फंजाई की जो स्पीसीज है वो हमेशा ज्यादा होगी, किससे? एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल्स से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 50 क्वेश्चन के बाद 151 देखिए। Refer the figure A, B, C, D given below. Which of the following options show correct name of the animals show in the figure A, B, C, D? जरा देखो बेटा, इस फिगर को देखो। आर्थ्रोपोड का मेंबर है लोकिस्ट, ये स्कॉर्पियन है, ये प्रॉन है और ये पाइला है। ठीक है, तो ऑप्शन चुनिए। ये लॉकिस्ट हो गया, ये स्कॉर्पियन हो गया, ये प्रॉन है और ये पाइला है। पाइला जो है ये मेंबर है मोलस्का का, मोलस्का क्लास का है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा वन ऑफ द बिगेस्ट फाइलम, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। ये सबसे ज़्यादा स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। और अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इंसेक्ट की सबसे ज़्यादा स्पीसीज इस प्लेनेट पे रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ फिगर देख के आपको बताना था, तो बिल्कुल आसान है बेटा। हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, लॉकिस्ट स्कॉर्पियन। लॉकिस्ट एक ग्रेगरियस एनिमल है। ये जो स्कॉर्पियन है ये 8 लेग वाला एनिमल है, इसमें 1-4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है,
तो 151 का हो गया बेटा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 152, द गिवन फिगर ए बी सी डी आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट टू लैंड वर्टिब्री। बेटा मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखना है कि फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्री की बात करेगी। पता फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्री जो थे ये रेप्टाइल्स थे, पहली चीज, ठीक है। दे आर डोमिनेट इन मीसोजोइक एरा, ये भी बिल्कुल बात सही है, रेप्टाइल्स मीसोजोइक एरा में डोमिनेंट थे, ठीक है। बिलोंग टू क्लास एक्स, इनका क्लास रेप्टिलिया है। आइडेंटिफाई एक्स एंड द एनिमल विच हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो यहाँ क्लास जो है रेप्टाइल्स है, तो यहाँ पर आपको रेप्टाइल्स की बात करनी। रेप्टाइल बेटा एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करेगी 4 चेम्बर्ड हार्ट किन रेप्टाइल्स के पास होता है। बेटा क्रोकोडाइल एलिगेटर में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बाद बाकी जो अन्य रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इस बी के साथ जाएंगे। बेटा बी में देखो क्रोकोडाइल दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये बेटा कैमेलियन है, आपको पहचानना भी आना चाहिए, कैमेलियन है। ये कछुआ है, ठीक है, टर्टल है, और ये स्नेक है, ठीक है। इस तरीके से स्नेक भी रेप्टाइल है, टर्टल भी रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल है ये ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स और बी। क्लियर, 152 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, फिगर दिया है, गिवन फिगर शो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। इन्होंने oogenesis का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है oogenesis का, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच शो द करेक्ट लेवल मार्क, ए बी सी डी दिए हैं, इनको आपको लेवल करना है। देखो बेटा यहाँ पर फीमेल में oogenesis की प्रक्रिया दी हुई है। फीमेल में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये इंट्रायूटाइन लाइफ में ही बन जाते हैं। कपल ऑफ मिलियंस फॉलिकल फीमेल, जब फीमेल फीटस माँ की यूट्रस में होता है तभी बन जाते हैं। अब जब बच्ची पैदा होती है, लड़की जन्म लेती है, उस समय भी ओवरी में कपल ऑफ मिलियंस फॉलिकल होते हैं। लेकिन जब वो जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक की जर्नी करती है, तो जब प्यूबर्टी पे पहुंचती है उस समय एक ओवरी में 60 से 80 हजार फॉलिकल रह जाते हैं, बाद बाकी सारे फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं। ये जो नष्ट होने की प्रक्रिया है इसको फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं कि बेटा ऊगोनिया में माइटोसिस हुई, और ऊगोनिया में जब माइटोसिस होती है तो बेटा यहाँ पर प्राइमरी oocyte बनते हैं। आपका शुरू हो गया सोल्यूशन। तो जो ए है आपका ये बेटा प्राइमरी oocyte है, देखो कहीं दिया है ए प्राइमरी oocyte, ए तो यहाँ प्राइमरी oocyte दिया है, एक यहाँ प्राइमरी oocyte दिया है। तो चलो और आगे देखें, फिर लिखा है बी, बी में मियोसिस हुई। अच्छा मियोसिस दो प्रकार की है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जो बी है यहाँ बेटा मियोसिस 1 होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ मियोसिस 1 दी है और यहाँ 2 दी है, तो मैं तो चला जाऊंगा, कुछ करना नहीं है, फोर्थ ऑप्शन की तरफ चले जाओ, फोर्थ ऑप्शन की तरफ चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बी मियोसिस 2 की बात करेगी, क्योंकि मियोसिस 2 नहीं है, पहली मियोसिस 1 होती है। फिर भी देखो और आगे देखो बेटा सी, जब मियोसिस 1 चलती है, अच्छा ध्यान देना मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है तो बेटा सेकेंडरी oocyte बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मियोसिस, ये जो सी है, सी एक्चुअली याद रखो जब भी हम ओव्यूलेशन की बात करते हैं, oogenesis की बात करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, गैफियन फॉलिकल में चेंज होता जाता है। जब 14th डे मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पहुंचते हैं तो गैफियन फॉलिकल फटता है और ओवम निकलता है। लेकिन गैफियन फॉलिकल फटने से जो ओवम निकलता है उस ओवम को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो याद रखो यहाँ पर जो सी है वो बेटा सेकेंडरी oocyte, या जो सी है ये ओव्यूलेशन की बात करेगी, और ओव्यूलेशन के बाद जो बनेगा, ओव्यूलेशन के बाद जो बेटा डी बनेगा इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी oocyte। तो हमारा ऑप्शन जो है लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फीमेल oogenesis का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आपसे लेवल करा लिया, आपने पूछ लिया कि ये लेवल में क्या होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिगर दिया हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस फिगर में क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है,
द फिगर गिवन बिलो शो द वेरियस इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कई सारी इवेंट चलती हैं। फ्यू स्ट्रक्चर मार्क ए बी सी डी को मार्क करा गया है और आपको इन्हीं को लेवल करना है। देखो बेटा, ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ओवल्यूशन के समय एलएच सर्ज हो जाता है, तो ए तो एलएच हो गया। ढूंढो बेटा, ए एलएच कहाँ कहाँ पे है। एक तो ए एलएच यहाँ पर है, इसके बाद और कहीं पे है और कहीं है ही नहीं। कुछ करना ही नहीं है, आप इधर ही से देख लो, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर भी आप चेक कर लो, ए एलएच, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है बी। जो बेटा बी है, देखो ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल फटा और ओवम निकला, ठीक है। तो बी क्या है, ओवल्यूशन। बी ओवल्यूशन हो गया, ठीक है। डी देखो, डी ये दिया हुआ है, सॉरी सी ये दिया हुआ है। सी का मतलब है मेंस्ट्रुअल फेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 3 से 5 दिन तक जो ब्लीडिंग फेज होता है उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। तो 3 सी क्या हो गया बेटा, मेंस्ट्रुएशन हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया। डी क्या हो गया, डी जो है ये एक्चुअली ये यूट्रस का प्रोलिफरेशन है। क्या है, प्रोलिफरेशन। तो यहां पर यूट्रस का प्रोलिफरेशन हो गया। और ई जो है ये यूट्रस में ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। एक्चुअली यहां पर बेटा ये जो है ये सिक्रेटरी फेज होना चाहिए, ये जो है सिक्रेटरी फेज होना चाहिए। ल्यूटियल फेज तो ओवरी में होता है, ओवरी में कार्पस ल्यूटियम बनता है, यूट्रस में कार्पस ल्यूटियम नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो ल्यूटियल फेज है एक्चुअली यहाँ पर इसको सिक्रेटरी फेज करते तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा ऑप्शन पहला सही है। अब आप पीछे की तरफ जाओगे, सारे ऑप्शन को देखोगे, मुझे इस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो ए बी और सी डी है ये बेटा पहले ऑप्शन में मुझे दिख गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर, ये भी रिप्रोडक्शन से ही संबंधित है क्वेश्चन। जरा देखते हैं क्या है। बात करी गई है हार्मोन्स के लिए। गिवन फिगर शो द हार्मोन्स कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कराया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल को लेकर बात करी गई है और इनमें 4 स्टेप दिए हैं, 1 2 3 4। इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। बेटा ये लिखा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड है। जब भी प्यूबर्टी फीमेल के शरीर में आती है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज करते हैं। गोनेडोट्रोफिन्स का मतलब FSH और LH। जैसे FSH और LH निकले ये ओवरी पे जाके असर दिखाते हैं और ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यूट्रस की दीवार में चेंज आना शुरू हो जाते हैं। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू होता है तो एक हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन और साथ साथ में प्रोजेस्टेरॉन में निकलता है, ठीक। अब जरा देखो इसको, यहाँ पर हम हाइपोथैलेमस से निकालेंगे बेटा GnRH निकलेगा, ठीक है। तो ए हो गया GnRH, कहाँ का दिया है, ए हर जगह GnRH दिया है, तो अभी रुक जाओ। फिर देखो बी से निकलेगा बेटा FSH और LH। FSH LH कहीं दिया है, अरे बेटा यहीं पे दिया है, कुछ करना ही नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो गया। FSH LH B होना चाहिए और B यहाँ पे TSH दिया है, यहाँ पे STH दिया है, यहाँ ACTH दिया है, कुछ मतलब ही नहीं बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे सेकंड मिल गया, ठीक है। फिर भी देखो, अब बात आती है सी, ओवरी से हार्मोन निकलेंगे, कौन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ देखो ईस्ट्रोजन की बात करी गई है और प्रोजेस्टेरॉन की बात करी गई है, और ये दोनों कहाँ असर दिखाएंगे, यूट्रस पे असर दिखाएंगे, ठीक है। यूट्रस पे असर दिखाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नाउ 155 का आंसर नंबर 2 राइट है। अगला देखो 156, सेल नेम पोडोसाइट। जब बेटा हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन में जो वोमेन कैप्सूल है, ये जो वोमेन कैप्सूल है, इस वोमेन कैप्सूल की इनर वॉल जो होती है वहां पर विशेष प्रकार की सेल पाई जाती हैं जो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज रहती हैं, जिसकी वजह से वहां पर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, फेनेस्ट्रेशन हो जाते हैं, जिनको ऐसी सेल को हम लोग पोडोसाइट कहते हैं, ठीक। स्लिट पोर बन जाते हैं। तो बिल्कुल आसान है, पूछा गया है कि पोडोसाइट कहाँ पाए जाते हैं। पोडोसाइट जो है ये कहाँ होंगे, कहीं लिखा है इनर वॉल ऑफ वोमेन कैप्सूल्स में होते हैं। तो 156 का बेटा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 157, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ इवेंट अकर
साइमल्टेनियसली, कौन सी इवेंट एक साथ चलती हैं? तो देखो, एट्रियल डिपोलाइजेशन, एट्रियल डिपोलाइजेशन का मतलब होता है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया कांटेक्ट करेगा, ठीक है, इसको बेटा एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। और वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, अरे नहीं, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये इवेंट साथ नहीं चलेगी। दूसरी चीज, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल मतलब यहाँ भी सिस्टोल, वेंट्रिकल का भी सिस्टोल और एट्रिया का भी सिस्टोल, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। एट्रियल डीपोलाइजेशन मतलब एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर रीपोलाइजेशन और एट्रियल डायस्टोल, बेटा जब एट्रिया का सिस्टोल ऑलरेडी चल रहा है तो एट्रिया का डायस्टोल कैसे हो जाएगा, ये भी साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ एट्रियल डीपोलाइजेशन का मतलब है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बिल्कुल सही है, जब एट्रिया सिस्टोल करेगा उस समय वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा। अच्छा ये देखो, एट्रियल डीपोलाइजेशन को हम वेंट्रिकुलर एट्रियल डीपोलाइजेशन भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, मतलब एट्रिया का जब सिस्टोल होगा उस समय वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे 157 में फोर्थ ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से जो वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजीनस बेस, अच्छा नाइट्रोजीनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजीनस बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन नामक, इनमें से कौन सी चीज रॉन्ग है, आपसे गलत पूछा गया है, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन होते हैं, ये तो सही बात लिखी है। एडेनिन और थाइमिन प्यूरिन होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं ये एक्चुअली प्यूरिन होते हैं, थाइमिन प्यूरिन नहीं है, थाइमिन तो पिरिमिडीन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थाइमिन और यूरेसिल पिरिमिडीन है, ये बात सही लिखी है, यूरेसिल और ये भी पिरिमिडीन है, तो मुझसे गलत पूछा गया ना, तो गलत बेटा हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक, 158 का सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तक हमें मिलते हैं जब भी हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो वहां पर हीमोग्लोबिन जो है ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर शो करता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन हैज ओनली वन एट्रियम, बेटा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, जहां पर 3 चैम्बर है वहां पर 2 एट्रियम होते हैं, जहां 4 चैम्बर है वहां पर भी 2 एट्रियम होते हैं, लेकिन जिन एनिमल्स में हार्ट 2 चैम्बर होता है उनमें सिर्फ एक ही एट्रियम पाया जाता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, तो बेटा ये होता है पाइसेस में, कहां पे होगा, ये पाइसेस में होता है, तो यहां बताओ क्या होगा, पाइसेस में हो जाएगा, तो 160 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। स्टेक में बेटा एट्रियम 2 होंगे, स्टेक में एट्रियम 2 होंगे, फ्रॉग में भी एट्रियम 2 होंगे, ये ऊपर वाले सॉरी ये जो है ये कट कर दो, फ्रॉग और स्टेक दोनों में इस तरीके का सीन होगा, 2 एट्रियम होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। और क्रोकोडाइल में क्या होगा, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो यहां पर 2 एट्रियम होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, तो ये मुझसे पूछा गया है कि एक एट्रियम किस में है, तो एक एट्रियम सिर्फ पाइसेस में होता है, ठीक, पाइसेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर देखो, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। फाइमिडोजन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, गलत है ये, एल्बुमिन मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक, तो ये गलत हो गया, मुझे सही छांटने हैं। ग्लूकोज एब्सेंट इन प्लाज्मा, अरे भाई प्लाज्मा में ग्लूकोज पाया जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सीरम डज नॉट क्लॉट, सीरम क्लॉट नहीं करता है, क्लॉट के बाद जो जो तरल पदार्थ क्लॉट से निकल के चल देता है उसको हम सीरम कहते हैं, ठीक है, तो ये क्लॉट नहीं करता है, ये बात सही लिखी हुई है। और लिम्फ इज अ कनेक्टिव टिश्यू, हाँ लिम्फ एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों स्टेटमेंट सही दिए हैं, तो सी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से सही हैं, दो, तो 2 सही चुनने थे,
बेटा सी और डी दो स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइन्यूट ब्लड वेसल रन पैरेलल टू द हेनले लूप ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। बेटा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की बात करी गई है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले होता है और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड की कैपिलरीज पाई जाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। यू या वी शेप होती हैं, इनको वासा रेक्टा बोलते हैं और ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में अच्छी खासी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे वासा रेक्टा के साथ। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये जनरली बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर ऑप्शन देखो। आपने अगर सही तैयारी करी है तो बेटा सिर्फ आपको कायदे से पढ़ना है क्वेश्चन, अपने आप आंसर उसमें रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप आसमान देखिए। इधर देखो, एडीएच या वैसोप्रेसिन, ये बेटा हार्मोन है, हाइपोथैलेमस इसको बनाता है। हाइपोथैलेमस बनाने के बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेज देता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही ये स्टोर रहता है, ठीक। ये क्या करता है, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन है और ये नेफ्रॉन के जो लेटर पार्ट, जो डिस्टल पार्ट है, वहां पर ये असर डालता है और असर डाल के पानी के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पेशाब से पानी जमा ना निकल जाए, ये ऐसा कुछ करता है। तो जरा देखते हैं, ये हार्मोन है, बाय पिट्यूटरी प्रमोट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल। बेटा यही हमारा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। पहला देखो एंजाइम है, गलत है ये बेटा। हार्मोन दैट प्रमोट ग्लाइकोजिनोलिसिस, गलत हो गया। एनर्जी रिच कंपाउंड है, गलत है। तो सेकेंड आंसर, इसमें तीन के तीनों ऑप्शन इररिलेवेंट हैं, सिर्फ दूसरा आंसर ही आप लगा सकते। अगला देखो, हाउ मच इज द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। देखो बेटा सामान्य हम सांस लेते हैं तो 500 ml जाती है, 500 लेने के बाद और कितना खींच सकते हो, इसको IRV कहते हैं और IRV 2500 से 3000 होता है। तो IRV जो है ये बेटा होगा 2500 से 3000। हमारा पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है, यही हम आंसर करेंगे, ठीक है। 1100 से 1200 ml जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। 500 हमने निकाली और ताकत लगा के कितने निकाल सकते हो, इसको ERV कहते हैं। 1100 से 1200 ml बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये कभी नहीं निकलता है, ये हमेशा पड़ा रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और 500 ml जो होता है इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर इस पे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हो, ये IRV है। और इन सबको जोड़ दो, अगर इन सबको जोड़ दो, जितने भी वॉल्यूम है सबको जोड़ दो, 500 ये हो गया, ये बेटा हमारा कितना हो गया है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना हो गया, लगभग 1200 मान लीजिए इसको, ठीक है। ERV कितना हो गया, इसको 1000 मान लीजिए। IRV कितना हो गया, इसको 3000 मान लीजिए। 3 1 4 1 5 5, हाँ वही लगभग टोटल लंग कैपेसिटी आ गई। याद रखो, अगर हम सारे वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हमको मिल जाएगी, क्लियर। तो अब हम ये लगभग 5800 के आसपास होती है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक। इस तरीके से 164 का आंसर हो जाएगा। यहाँ मुझसे IRV पूछी गई है 2500 से 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर। बेटा एटमॉस्फेयर में पार्सल प्रेशर 159 होता है, ठीक है, मेरा आंसर ये हो गया। इसके बाद ये होता है लंग में, ये एल्बोलाई में होता है, ठीक है, 104, ठीक। इसके बाद में ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये होता है, ठीक। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। 45 ऑक्सीजन के लिए नहीं है, CO2 के लिए है, ठीक। 165 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा देखते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। मतलब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इनमें कौन सा सही है। पहली चीज, सच बात कौन सी है, कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो ट्रू है। ह्यूमन मेल, जो ह्यूमन मेल है, इजेकुलेट मतलब स्पर्म को, सीमेन को बाहर निकालता है, तो उसके सीमेन में होते हैं एक बार जो इजेकुलेशन होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। बिल्कुल सही बात लिखी है, तो मैं इसको तो करेक्ट बोलूंगा।
ठीक। दूसरा है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर कोई इंसान संतान पैदा करने के लायक है, मतलब वो फर्टाइल है, तो स्पर्म जो होने चाहिए वो बेटा 60% स्पर्म का जो जो शेप है और साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए। 60% स्पर्म जो है उनका साइज और शेप नॉर्मल होना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है, ये बात बिल्कुल सही लिखी है, मतलब ए और बी दोनों सही है। फिर लिखा है फॉर एटलीस्ट 40% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव बिगरस मोटिलिटी। याद रखना 40% स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो भी बुलंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चल ही नहीं पा रहे हैं, मोटिलिटी है ही नहीं, 40% तो कम से कम स्पर्म अधिक मोटिलिटी वाले होने चाहिए। ये भी बात बेटा बिल्कुल सही लिखी है, करेक्ट लिखी है। ये 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट हो चुके हैं। चौथा है स्पर्म रिलीज फ्रॉम दिस सेमाइनल वेसिकल आर ट्रांसपोर्टेड बाई एक्सेसरी डक्ट। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, बेटा सेमाइनल वेसिकल से रिलीज नहीं होते। सेमाइनल वेसिकल तो विशेष प्रकार का फ्लूइड निकालती है जिसमें फ्रक्टोज होता है, स्पर्म का भोजन होता है। तो स्पर्म रिलीज फ्रॉम, यहां सेमनीफरस ट्यूब्यूल होना चाहिए, सेमनीफरस ट्यूब्यूल होना चाहिए यहां पर, आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट। तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ए बी सी आंसर लगाइए। कोई है ए बी सी? अरे ए बी सी कोई है ही नहीं, ऑल टू दिया है बेटा। ये क्वेश्चन गलत है। ये इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ए बी सी सही होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, जब आपका पेपर होगा तो यहां करेक्शन कर लेना। 166 में कोई ऑप्शन सही नहीं है, ए बी सी ऊपर वाले तीनों सही हैं और मुझे इसमें कोई आंसर लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सोल्यूशन में इसका करेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें है, गड़बड़ी है बेटा। यहाँ पर सेमिनल रिसाइकिल नहीं होगी, आल नहीं हो सकता है, आल आर ट्यूब नहीं हो सकता है, इसमें डी गलत है। ठीक है, ए बी सी 3 सही है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी सी ये बेटा करेक्ट है और डी वाला इनकरेक्ट है। मेरे पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं। अगला देखो 167 सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte रिजल्ट। अगर सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो एक पोलर बॉडी बनेगी, दूसरी वाली सेकेंड पोलर बॉडी, और एक ओवम बन जाएगा। तो 1 ओवम एंड 1 सेकेंडरी पोलर बॉडी, बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, थर्ड ऑप्शन की तरफ जाइए, थर्ड ऑप्शन की तरफ जाइए। एक छोटी सेल बनती है जिसको हम पोलर बॉडी कहते हैं, वो सेकेंड पोलर बॉडी होगी। अगर हम मियोसिस 2 करा रहे हैं तो इसका मतलब मियोसिस 1 हो चुकी है। मियोसिस 1 जब हुई थी तो एक पोलर बॉडी बना था। फीमेल में जब ओवम बनते हैं तो बेटा ये अनइक्वल डिवीजन है, क्योंकि एक पोलर बॉडी बनती है वो छोटी होती है और एक ओवम जो फंक्शनल ओवम बनेगा वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर 1 ओवम बनेगा, 1 सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ये बेटा स्मॉल साइज की होती है और ये लार्ज साइज की होती है। लार्ज का मतलब ये नहीं, कंपेरेटिवली इन दोनों की तुलना करी जाए तो ये कंपेरेटिवली है, तो ये इक्वल डिवीजन नहीं है। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होता है। तो यहाँ हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, 167 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, जरा पढ़ते। इनकरेक्ट पूछा गया है। सबसे पहले हमारी आंखें वहां जानी चाहिए जहां व्हाट क्वेश्चन वांट टू आस्क। इनकरेक्ट पूछा गया है तो बेटा लिखा है जिफ्ट जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज अ अनयूजफुल। अरे ये तो यूजफुल है, ये अनयूजफुल लिखा हुआ है। फॉर द वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, उनके लिए तो ये यूजफुल है। जिनके पास अंडे नहीं बनते उनके लिए यूजफुल है ये, तो गलत है ये अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है, करेक्ट नहीं है ये। मुझसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है तो मेरे आंसर में तो ए होना चाहिए। लो स्पर्म काउंट कैन बी टैकल्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लो स्पर्म काउंट को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा लेते हैं। एमटीपी लो स्पर्म काउंट कैन बी टैकल्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एमटीपी आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, सही है।
गवर्नमेंट ऑफ यूपी लीगलाइज एमटीपी इन 1971। बेटा ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से लाइन से बना हुआ है। पहला भी गलत है, ये भी इनकरेक्ट है, और उसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। लो स्पर्म काउंट, हाँ ये बात तो सही लिखी है, ये बात भी सही लिखी है, लेकिन मुझसे गलत पूछा गया है। लो स्पर्म काउंट अगर है तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं। ए और बी इनकरेक्ट हैं। अच्छा, ए इज इनकरेक्ट, हाँ, और बी इज इनकरेक्ट। लो स्पर्म काउंट कैन बी, लो स्पर्म काउंट जब होता है तो बेटा हम लोग एक्चुअली है इक्सी करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो 168 की बात करी जाए अगर, याद रखना 168 में अगर देखिए आप, कौन सा है 168 है, यहाँ पर इनकरेक्ट की बात करी गई है और आंसर ऐसा कोई दे ही नहीं रहे हैं, आंसर ऐसा कोई दे ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर करेक्ट की बात होनी चाहिए। ए एमटीपी इज एक्टिव शेप ड्यूरिंग, बिल्कुल यहाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर होना चाहिए, और यहाँ जो है थर्ड ट्राइमेस्टर दिया हुआ है, और यहाँ यूपी दिया है। बेटा इंडिया की बात करते हैं, मैं अभी अभी आपसे गलती करा देता। तो यहाँ पर जो है पहला गलत है, पहला इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा गया है, और यहाँ क्वेश्चन में हल्की सी गलती करी है, यहाँ पर थर्ड ट्राइमेस्टर दे दिया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेव होती है, तो ये भी गलत हो गया। डी वाला यूपी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। डी वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है, और ए वाला भी गलत है। तो ए, सी और डी ये आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक। अभी गलती हो जाती, 168 का 4। और लो स्पर्म काउंट अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली लो स्पर्म काउंट में अगर टेस्ट ट्यूब के लिए नहीं जा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास एक तरीका और है, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। हम स्पर्म को लेते हैं, सीमेन निकालते हैं, स्पर्म को लेते हैं, सीमेन के साथ रहते हैं, और उनको हम यूट्रस के अंदर फेलोपियन ट्यूब के करीब, जितना हम उनको करीब भेज देंगे उतना ही चांस फर्टिलाइजेशन का बढ़ जाता है, तो हम IUI कर देते हैं। तो लो स्पर्म काउंट कैन बी टेकन बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो बात सही लिखी है, इसको हम सही मान सकते हैं, इसको हम लोग सही मान सकते हैं। तो ए, सी और डी ये तीनों इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर स्पर्म इज डायरेक्टली, अब देखो अगला क्वेश्चन यही आ गया, अगला क्वेश्चन भी मैंने यही बताया था कि अगर बेटा हमारे पास में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाए ओवम के अंदर, ओवम के अंदर अगर इंजेक्ट कर दिया जाए, इसको कहते हैं इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। IUI क्या है, अभी मैंने बताया, अगर हम सीमेन को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट या फीमेल के यूट्रस में डाल दें, इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को जिप्ट कहते हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को गिफ्ट कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्सी, 169 का इक्सी। 170 देखो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जब भी बेटा हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति में जब कैंसर हो जाता है, तो बेटा नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या अंतर है, तो वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मल सेल होती हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, वो विशेष प्रकार के सिग्नल निकालती हैं, जिसकी वजह से अपने नेबर सेल, जो उनके पड़ोसी सेल हैं, उनको अनकंट्रोल नहीं होने देती हैं। ये हेल्दी सेल के पास प्रॉपर्टी होती है, कैंसर सेल के पास नहीं होती है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, तो यहाँ हम लोग आंसर की तरफ जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। 170 का 1 हो जाएगा। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है बेटा। MRI सबसे सेफ है, MRI सबसे सेफ है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आयनाइजेबल रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं MRI में। रेडियोग्राफी में एक्सरे और कंप्यूटर टोपोग्राफी, इन दोनों में हम एक्सरे का ही इस्तेमाल करते हैं, और एक्सरे जहां इस्तेमाल होता है वो सेफ नहीं है, तो दूसरी और तीसरी सेफ नहीं है,
सबसे सेफ होता है कैंसर के डिटेक्शन में MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। साथ साथ में हम जहाँ पर गांठ बनी है, जहाँ कैंसर ट्यूमर सस्पेक्टेड है, वहाँ पर हम टिश्यू निकाल कर हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। टिश्यू निकालना बेटा बायोप्सी कहलाता है। बायोप्सी में क्या करते हैं, हम सस्पेक्टेड पार्ट से कुछ ना कुछ सेल्स ले लेते हैं, टिश्यू ले लेते हैं और उसको लैब में भेजकर हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। यहाँ पर बायोप्सी की बात नहीं करी गई है, लेकिन सबसे सेफ कौन है, MRI सबसे सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 बेटा, वेक्टर ऑफ डेंगी। डेंगी का वेक्टर कौन है, एडीज मॉस्किटो। एडीज फीमेल मॉस्किटो है, ध्यान देना यहाँ पर, एडीज फीमेल मॉस्किटो, ये डेंगी का जो है वेक्टर है ये। ओके, और डेंगी कैसा फीवर है, ये बेटा वायरल फीवर है, ये वायरल डिजीज है ये, ठीक है। क्यूलेक्स जो है ये फाइलेरिया वर्म के लिए है, ठीक है। और एनोफिलिस जो है ये मलेरिया के लिए, मलेरिया का मतलब प्लाज्मोडियम के लिए, ये प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 172, रिंग वर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम। रिंग वर्म अगर किसी व्यक्ति को हो जाए, रिंग वर्म अगर किसी, जैसे मान लो मुझे रिंग वर्म हो गया, तो हमारे बदन पे कोई भी कपड़ा अगर है, उस कपड़े का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे मेरी तौलिया हो, चाहे मेरा रुमाल हो, चाहे मेरी शर्ट हो, ठीक है। अगर आप मेरे वस्त्र, आप मेरे कस्ट्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर रिंग वर्म है तो आपको भी लग सकता है। दूसरी चीज़ बेटा, जैसे कंघी, आप बाल अगर संभालते हैं और कंघी आप अपने दोस्त के इस्तेमाल करते हैं और उसको रिंग वर्म है तो आपको भी लग सकता है। तो यहाँ यही कुछ लिखे हुए हैं। और मिट्टी, ये जो फंगस है, ये जो रिंग वर्म एक्चुअली है, ये फंगस से होता है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटान और ट्राइकोफाइटान, ये 3 फंगस होते हैं। और फंगस सबसे ज़्यादा फलता फूलता है जब बेटा मॉइस्ट कंडीशन होती है और साथ साथ में गर्मी भी हो, हॉट और मॉइस्ट वेदर जब होती है तब फंगस बहुत फलता फूलता है। ये फंगस के अच्छे दिन होते हैं। और रिंग वर्म जो होता है ये छुआछूत की बीमारी है, कपड़े से, तौलिया से, कंघी से, मिट्टी से फैल सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, तो 173 का हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। बेटा BOD इज मेजर्ड, BOD इज द मेजर ऑफ organic matter present in water during the biological treatment of the sewage water. The process is carried out till, जब तक देखो जिस पानी की BOD ज्यादा है वो पानी गंदा है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। BOD इज लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, BOD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक पोल्यूशन, ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा BOD होगा, ठीक है। क्लियर। अब बताओ, अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, अगर जो गंदा पानी है उसका ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट में हम करते क्या है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको हटाने का प्रयास करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, उसको डिकम्पोज करने का प्रयास करते हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया तो BOD घट जाएगा। भाई सामान्य बात है। तो इसमें क्या लिखा है कि जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, BOD को हम घटाने का प्रयास करते हैं, जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 174 का BSc, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 175 नंबर, बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के लिए कौन सी चीज बेटा इनकरेक्ट है, जरा बताओ क्या इसके लिए इनकरेक्ट है। 175 में इनकरेक्ट क्या है, देखते हैं। यूज एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ये तो सही बात है, हमसे पूछा क्या गया है, गलत पूछा गया है। सबसे पहले तो ये देख लो पूछा क्या गया है, ये बेटा करेक्ट बात लिखी है, अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, ये भी बात सही है, इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड को मारता है ये। आर स्पीसीज स्पेसिफिक, हाँ ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और नैरो स्पेक्ट्रम है, विशेष प्रकार के पैथोजन को मार सकता है ये, कंट्रोल करता है ये, ठीक है। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और नैरो स्पेक्ट्रम होता है। एंड हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स, बर्ड, फिश, नो नेगेटिव। अरे भाई नेगेटिव इम्पैक्ट है,
निगेटिव इम्पैक्ट है, इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, टारगेट जो पेस्ट होते हैं, जो दुश्मन हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ठीक है, ये कह रहे हैं नो निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये बात गलत लिखी है। तो हम लोग जाएंगे बेटा फोर्थ ऑप्शन के साथ, ये बात यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 175 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशनल इंडियन फूड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रोब। कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ब्रेड में CO2 निकलती है, फर्मेंटेशन देखो, डोसा में भी फर्मेंटेशन, लस्सी भी लैक्टोबैसिलस, भाई दही बना है ना, तो वहां पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल होगा। समोसा में कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो 176 का समोसा हो जाएगा, यहाँ कोई माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला देखो 177 देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज PCR की बात कर रहे हैं। ये बेटा जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये थर्मस एक्वेटिकस से निकलता है और ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, नष्ट नहीं होता है, थर्मल एक्वेटिकस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 177 का बी। अगला 178 the what procedure is used to introduce alien DNA into host। एलियन डीएनए को होस्ट में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो किसका किसका इस्तेमाल करेंगे। अरे अगर हमें एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल के अंदर तो माइक्रो इंजेक्शन का भी, माइक्रो इन्फेक्शन गलत है, माइक्रो इंजेक्शन बेटा यही देख लो, गलती हो जाती, माइक्रो इन्फेक्शन लिखा है, ये माइक्रो इंजेक्शन होना चाहिए, माइक्रो इंजेक्शन होना चाहिए, तो मतलब ये नहीं होएगा। बायोलिस्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं, डिस आर्म्ड पैथोजन इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जीन गन का भी, तो BCD कोई है। हाँ पहला ऑप्शन BCD है बेटा, इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो 178 का हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। माइक्रो इन्फेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको, तमाकू जो है ये पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है। टोबैको फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसमें हमने डिजायर्ड जीन डाल रखा है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजायर्ड जीन डाल दिया जाए या जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया जाए या फॉरेन जीन डाल दिया जाए तो ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो पहला प्लांट जिसको ट्रांसजीन किया गया था वो बेटा था तमाकू, टोबैको। क्लियर, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, फ्यूमिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बेटा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन बनती है वो बेटा वैक्सीन होती है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आजकल हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को पैदा कर रहे हैं और इसमें जो होस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेटा होस्ट है ईस्ट, क्या है, ईस्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बैक्टीरिया और ईस्ट ये होस्ट हो सकते हैं, इनमें हम लोग डालते हैं डिजायर्ड जीन डालते हैं और इनसे अपने प्रोडक्ट लेते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 180 का सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ये इम्फाइसमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है अल्फा एंटीट्रिप्सिन। जब हम लोग अल्फा एंटीट्रिप्सिन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये इस्तेमाल होती है इम्फाइसमा को ठीक करने में, ठीक है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अल्जाइमर नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इम्फाइसमा के ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का, ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा, एमंग द फॉलोइंग बी कंसीडर्ड एज अ की टूल इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बताओ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कैंची है। अगर हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है तो पॉलीमरेज का भी इस्तेमाल करेंगे,
डीएनए से डीएनए बनाना है तो पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे, लाइगेज जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर होस्ट तक ले जाना है तो हम वेक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, और होस्ट के अंदर ये बेटा सारे इस्तेमाल होंगे। 188 बट 82 का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आशा है कि आप सभी का ये सही हुआ होगा। बायोटेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए अगर बनाना है, रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी में अगर हमें टूल्स की बात करी जाए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो यही सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, सारे टूल्स इस्तेमाल होंगे। तो हम लोग बेटा 182 में जाएंगे, लास्ट ऑप्शन के साथ, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है पीबीआर 322 पे। पीबीआर 322 बेटा पी से है प्लाज्मिड, बी से है बॉलिवर और रॉड्रिग। ये बॉलिवर और रॉड्रिग जो हैं ये बेटा ये वैज्ञानिक हैं, बॉलिवर और रॉड्रिग। तो पीवीआर 322 जो है ये एक मैन मेड प्लाज्मिड है। पूछा गया है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या विच आर द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट आर नॉट प्रेजेंट, कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट ऐसी हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, PST1 इको R1 ये होता है, क्ला1 हिंड सेकेंड ये भी है, हिंड थर्ड ये भी है, बैम H1 बैम सेल ये है, हिंड सेकेंड बेटा हिंड सेकेंड नहीं होता है। यही ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 183 का लास्ट आंसर हो जाएगा, 183 का लास्ट ऑप्शन, हिंड सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, तो 183 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। हम पीबीआर बनाएंगे, पीबीआर देखेंगे तो उनमें कौन सी साइट नहीं होती है, तो हिंड सेकेंड के लिए साइट नहीं होती। मैच करना है, इसको मैच करना है, बैम सेल टेट्रासाइक्लिन बेटा सेकेंड, देखो मैचिंग करो, मैं मैचिंग करता हूं आपके सामने। बैम के पास में टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन है, बैम के पास टेट्रासाइक्लिन के लिए है, सेल के पास टेट्रासाइक्लिन के लिए है, तो सेकेंड का हो जाएगा बी। अरे भाई कुछ करना ही नहीं है, यहां मुझे मिल गया सेकेंड का बी, पहले का ए, सेकेंड का बी, बैम H1 टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है इसके पास, टेट्रासाइक्लिन दो दिए हैं। तो 184 को अगर एक बार मैच करते हैं, फर्स्ट का बेटा हो जाएगा, रोप जो होता है PBU2 पे होता है, ठीक है, आई का फर्स्ट का ए हो जाएगा, बैम का बी हो जाएगा, ठीक है, PBU थर्ड दिया है, और PBU के पास होता है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और सेल के लिए भी हाँ सही तो है, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, देखो बेटा जो वैम सेल है यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस होता है, तो इधर भी टेट्रासाइक्लिन दिया है, इधर भी टेट्रासाइक्लिन दिया है। PBU जो होता है इसके पास एम्फीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन होता है, ठीक है, और ये जो टेट्रासाइक्लिन एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये एक्चुअली सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। ठीक है, तो ये मैचिंग करोगे, पहला आंसर हमारा राइट मैचिंग में आएगा। ठीक, 185 इनमें से कौन गलत है। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन, डीएनए हाइड्रोफिलिक है और ये मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ये हाइड्रोफिलिक है और कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन। मुझसे गलत पूछा गया है, ये बेटा बात सही लिखी हुई है। स्पूलिंग इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। स्पूलिंग, अरे भाई जो डीएनए हमने, जो भी हमारी जैसे इंसान की सेल है, इंसान की सेल से अगर डीएनए निकालना है तो हम डीएनए को पचाने के एंजाइम को छोड़कर सब कुछ डाल देंगे, सब कुछ पच जाएगा, डीएनए नहीं पचेगा। डीएनए अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, एक स्टिक से उसको लपेट कर बाहर निकाल लेते हैं, इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। यहाँ कहा गया है स्पूलिंग इज अ डीएनए फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, यही बात बेटा इनकरेक्ट लिखी हुई है। मुझसे पूछा क्या गया है, गलत पूछा गया है, हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन चलो थर्ड वाला भी देख लो, कभी कभी क्वेश्चन गलत मिल जाते हैं। प्लांट सेल बम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल, हाँ प्लांट सेल में
हम लोग जीन गन मेथड के थ्रू माइक्रो पार्टिकल के ऊपर अपना टारगेट डीएनए लपेट कर डाल देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल बाय अ मेथड कॉल माइक्रो इंजेक्शन इन एनिमल सेल। हाँ, एनिमल सेल में अगर करते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी सही लिखी है, ये बात भी सही लिखी है, ये वाली बात गलत लिखी है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये बेटा इनकरेक्ट लिखा हुआ है 185 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। 186 गिवन फिगर दिया हुआ है और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अप्रोच दिया गया है, ए बी सी डी पूछा गया है। बेटा अब देखते हैं एक्चुअली ए है क्या। ए जो है ये एक्चुअली क्रॉप है। ये कोई लिखा है क्रॉप? हाँ, ए क्रॉप है। क्रॉप यहां पर भी है, क्रॉप यहां पर भी है। जरा देखते हैं, अभी और चेक करो। बी बी ये है, ये वाला पार्ट, ये बेटा गिजर्ड है। तो बी गिजर्ड है, इधर भी गिजर्ड दिया है, इधर भी गिजर्ड दिया है। अभी और बढ़ो आगे। सी एक्चुअली ये जो है हिपैटिक सी का है, ये हिपैटिक सी का। तो आंसर हमारा हो गया ये वाला। आंसर हो गया हिपैटिक सी का। हिपैटिक सी का से डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो खाना को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये 6 से लेकर 8, 6 to 8 ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल होती हैं जिनको हम लोग हिपैटिक सी का कहते हैं। और ये जो डी है ये बेटा है मेल्पिगेन ट्यूब्यूल, जिनका नंबर होता है 100 से लेकर 150। ठीक है, और ये नाइट्रोजीनस वेस्ट को निकालने का प्रयास करती है। ठीक, तो 186 का सेकेंड लेवल करिए आप, सेकेंड आंसर आ जाएगा। 187 a student was given a sample of 2 tissue. He observed the tissue under the microscope and draw the figure 1 and 2. ये लंबी लंबी सेल हैं, इनको कॉलमनर बोलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, एनसीईआरटी के साफ साफ डायग्राम दिया हुआ है। एनसीईआरटी के डायग्राम में साफ साफ दिया है कि इनमें क्या करना है। बेटा ये पहली देखो, लंबी लंबी सेल होती है, इनको कॉलमनर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा। ये तो हो गई कॉलमनर वेरिंग। ठीक है, और ये जो है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ये सेकेंड वाली जो है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। तो हम लोग जाएंगे बेटा फोर्थ ऑप्शन के साथ। कहाँ पे? कॉलमनर सेल वेयरिंग सीलिया, और ये सेल। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, 187 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। बेटा एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन की बात करी गई है। ट्रायंगुलर बोन बेटा हमारे शरीर में स्कैपुला है, टार्सल साइड में होती है। जो है ये वाली हड्डी, ये स्कैपुला है। बिटवीन द वाई एंड सेवेंथ रिब्स, ये बेटा सेकेंड से लेकर सेवेंथ रिब तक होती है। ठीक है, ये हमारी जो सेकेंड रिब है यहां से लेकर सेवेंथ रिब तक होती है। पीछे जो ये ट्रायंगुलर बोन होती है स्कैपुला, तो हम स्कैपुला और सेकेंड के साथ जाएंगे। स्कैपुला और सेकेंड के साथ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्कैपुला और सेकेंड से लेकर सातवें रिब तक फैली होती है, इसको स्कैपुला कहते हैं। और पेक्टोरल गर्डल का पार्ट बनाती है स्कैपुला और क्लेविकल। एक क्लेविकल एक स्कैपुला राइट साइड में होती है, एक क्लेविकल एक स्कैपुला लेफ्ट साइड में होती है। ये दोनों पेक्टोरल गर्डल बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक एंड क्रिप्ट इन बिटवीन द विलाई ऑफ इन द बेस ऑफ विलाई। बेटा सबसे अंदर वाली जो म्यूकोसा होती है, ये जो अंदर वाली ये जो म्यूकोसा है, इसी में बिलाई बनते हैं, इसी में क्रिप्ट बनते हैं और इसी में ग्लैंड्स बनती हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा म्यूकोसा। ठीक है, ये म्यूकोसा। बेटा इनर वाली, ये जो सबसे बाहर वाली है वो बेटा सिरोसा है। ठीक है, नंबर 2 पे मसल लेयर है जिसको हम लोग मस्कुलरिस कहते हैं।
ठीक है। नंबर 3 पे सब म्यूकोसा होगी। कौन होगी? सब म्यूकोसा। नंबर 3 पे, सॉरी, ये नंबर 3 पे सब म्यूकोसा होगी। और नंबर 4 पर म्यूकोसा होगी। और म्यूकोसा जो है यही मॉडिफाई होती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनती है। और किप्ट के बीच में, जो बिलाई के बीच में किप्ट हैं, वो भी इसी से बनते हैं। तो हम जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट द एंजाइम। आसान क्वेश्चन है। एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है। वाइल द सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। कुछ नहीं, यही वाला आंसर हो जाएगा बेटा। स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, ठीक है। और स्टमक की जो म्यूकोसा है वो प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि म्यूकोसा को जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खराब ना कर दें, उसको डाइजेस्ट ना कर दें। क्योंकि म्यूकोसा क्या है? प्रोटीनिशियस सब्सटेंस ही तो है, प्रोटीन की ही तो बनी है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन जब पेप्सिन में चेंज होता है तो म्यूकोसा को खराब क्यों नहीं करता है। साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका बुरा प्रभाव म्यूकोसा पे क्यों नहीं पड़ता है। तो म्यूकोसा के ऊपर विशेष प्रकार की एक परत जम जाती है म्यूकस की, जो म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर म्यूकस की लेयर प्रोटेक्ट करती है एसिड से, ठीक है। और साथ साथ में जो पेप्सिनोजन है इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव बनाता है। तो 190 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैचिंग करनी है मुझे लगता है। नहीं, मैचिंग नहीं करनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन है? देखो बेटा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। मतलब 3, 5, 6 कोई है? 3, 5, 6। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन को पहले करना है। तो 3, 6, 5, 3, 5, 6, हाँ ये हो जाएगा। 3, 5, 6, नहीं नहीं नहीं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, 5, 3, 6, ये वाला होगा आंसर, ये नहीं होगा। 5, 3, 6 और इसके बाद में सीकम कॉलन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। बेटा ये आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। हमें अरेंज भी करना है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम कॉलन रेक्टम, इनको अरेंज करना है। तो यही हो जाएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम कॉलन रेक्टम। तो यही हो जाएगा 191 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज सक्सेसफुल। कॉर्निया का अगर ट्रांसप्लांटेशन किया जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कॉर्निया को रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि कॉर्निया नॉन वेस्कुलर होता है, ठीक है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो आपकी आंखों में स्क्लेरा है, ये जब काले काले, ये जो काला काला बूंद है ना, इसके ऊपर जब स्क्लेरा आती है तो इसी कॉर्निया कहते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और ये एक्चुअली नॉन वेस्कुलर होती है। और इसका अगर ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, किसी व्यक्ति का कॉर्निया दूसरे व्यक्ति के आंखों में डाला जाए तो इसका रिजेक्शन नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ नॉन वेस्कुलर विदाउट ब्लड सप्लाई। तो हम जाएंगे बेटा इसमें सेकेंड ऑप्शन के साथ, इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर इन द वॉल ऑफ आई फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड आर, फ्रॉम इनसाइड। तो सबसे अंदर की तरफ तो रेटिना होती है, बाहर की तरफ बेटा स्क्लेरा होती है। याद रखो, मुझसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, लेयर इन द वॉल ऑफ आई, लेयर इन द वॉल ऑफ आई वॉल फ्रॉम इनसाइड। सबसे अंदर की तरफ तो रेटिना होगी, फिर इसके बाद में कोराइड होगी, इसके बाद में स्क्लेरा होगी। तो आरसीएस ये वाला आंसर हो जाएगा, फ्रॉम इन टू आउट, आरसीएस हो जाएगा। 193 का हो जाएगा बेटा 1, 193 का 1 हो जाएगा। मुझसे पूछा गया है अंदर से बाहर की तरफ, तो आरसीएस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर पार्ट ऑफ इनर ईयर, विच पार्ट ऑफ इनर ईयर रिकॉग्नाइज द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड। बेटा जो हमारा कान का आर्गन ऑफ कार्टाई होता है, यही हियरिंग के लिए है, ये सुनने के लिए होता है, ठीक है, क्लियर।
तो मैं आपको बता दूं, जब भी इनर ईयर की बात करते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ये बेटा हमारा, ये हमारा, ये क्या है, ये ईयर पिन्ना है, ये टेढ़ी बेड़ी नली है, इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से टिम्पैनिक बुल्ला है, जिसमें 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ठीक है। और जो स्टेप्स होती है, यहाँ पर होती है बेटा ओवल विंडो, और यहाँ पर होती है राउंड विंडो, ठीक है। तो ये बेटा बाहरी कान है, एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडिल ईयर है, और ये इनर ईयर है। तो जो इनर ईयर है, ये जो कॉकलिया है, ये जो पार्ट है ये कॉकलिया है। यहीं पे ये वाली मेम्ब्रेन होती है रीजनल मेम्ब्रेन, ये होती है वैस्कुलर मेम्ब्रेन। यहीं पर विशेष प्रकार की सेल होती हैं जिनके ऊपर स्टीरियोसिलिया पाए जाते हैं, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को आर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं, जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग के लिए। कान का काम बैलेंसिंग करना भी है, लेकिन जो इनर ईयर में कॉकलिया में जो आर्गन ऑफ कार्टाई है, अल्फांसो कार्टी ने इसको देखा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया आर्गन ऑफ कार्टाई। तो यही हियरिंग के लिए होता है। तो साउंड वेव को, साउंड की फ्रिक्वेंसीज को यही पहचानता है। तो हम लोग बात करते हैं कि कौन रिकॉग्नाइज करेगा, आर्गन ऑफ कार्टाई। तो 194 का बेटा हो जाएगा सेकेंड आंसर। 195 नंबर देखो, ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ। इनके जीवन में 2 प्रकार के टीथ, 2 सेट होते हैं टीथ के। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफाइडन। क्या कहते हैं? डाइफाइडन कहते हैं। तो हम लोग जाएंगे 195 में डी। इसमें क्या होता है, मिल्क टीथ होते हैं जिनको डेसिडुअस टीथ कहते हैं, जिनको टेम्पररी टीथ कहते हैं। एक बार टूटने के बाद दोबारा आते हैं, फिर ये टूटे फिर दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सेट पाए जाते हैं, इसलिए इनको डाइफाइडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिला। लिंगुअल पेपिली पाए जाते हैं, और लिंगुअल पेपिली के ऊपर टेस्ट बड होते हैं। तो अपर सरफेस जो होती है, इनके ऊपर जो प्रोजेक्शंस होते हैं, अपर सरफेस के ऊपर जो प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेपिला कहते हैं। अब पेपिला पे टेस्ट बड होती है। पेपिला बेटा फिलीफॉर्म होती हैं, ठीक है, फंजीफॉर्म होती हैं, सर्कमवैलेट होती हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म पे कोई टेस्ट बड नहीं होती, नो टेस्ट बड। इनके पास में कोई टेस्ट बड नहीं होती, इनके पास टेस्ट बड होती हैं। तो यहाँ पर पेपिला हो जाएंगी, जो जीभ के ऊपर जो सरफेस पे प्रोजेक्शंस होते हैं, ये पेपिला कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 197, बेटा अरेंज करना है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कुछ नहीं करना है, आउटसाइड टू इनसाइड अगर अरेंज करना है एलिमेंट्री कैनाल में, तो एसएम सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, एसएम ये वाला हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास भी अरेंजमेंट ऑफ करेक्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो बी ऑप्शन सही होगा। तो मैं यहां पर ये वाला करूंगा, ठीक। फोर्थ 197 का फोर्थ आंसर सही होगा। कभी कभी हमने ये देखा और इधर मार दिया, नीचे देखा ही नहीं, तो ये ध्यान देना, नीचे जरूर देखना है। फोर्थ ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। तो ये बाहर से अंदर की तरफ अरेंजमेंट एलिमेंट्री कैनाल में एसएम होगा बेटा। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी। डार्विन ने एवोल्यूशन को लेकर जो थ्योरी दी थी, डार्विन ने ये बताया था कि बेटा हमारी पॉपुलेशन में वेरिएशन है, और इनमें पॉपुलेशन में जो जिराफ थे उनके हिसाब से वो लंबी गर्दन वाले भी थे और छोटी गर्दन वाले भी। लंबी गर्दन और छोटी गर्दन वालों में भोजन को लेकर प्रतिस्पर्धा हो गई। तो भोजन को लेकर जब प्रतिस्पर्धा हुई तो जो लंबी गर्दन वाले थे वो जीत गए। ये जो लंबी गर्दन वाले जीते थे, या लंबी गर्दन वाले जो सिलेक्ट हुए थे, इसको इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन बोला था, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने 2 शब्द दिए थे, एक था ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ डार्विन की थ्योरी की बात करी जाए तो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये 2 बातें करी थी। यूज एंड डिसूज ऑफ आर्गन की बात लैमार्क साहब ने की थी। तो यहाँ हम लोग चलेंगे इनके साथ में, बी और सी के साथ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 198 का सेकेंड।
ठीक। ब्रांचिंग एसेंट पहला दिया जो गलत है। यूज एंड डिसूज ये लैमार्क ने कहा था, ये लैमार्क ने कहा था। ठीक, अगला देखो सेकेंड लास्ट, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। बेटा हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई पॉपुलेशन है, रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, ठीक है, और उसमें जो एलील की फ्रीक्वेंसी है अगर ये कांस्टेंट रहती है तो एवोल्यूशन नहीं होगा। एक लार्ज पॉपुलेशन है और उसमें रैंडम मैटिंग होती है, तो रैंडम मैटिंग लार्ज पॉपुलेशन में जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है, जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है, वो कांस्टेंट रहती है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। ये हार्डी वीनबर्ग ने कहा था। एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बिल्कुल सही है बेटा, लास्ट ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। हार्डी वीनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर कर बनते हैं इसमें। बेटा P फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, Q फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, ठीक है। P स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, Q स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील, PQ फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस एलील, ठीक है, और ये 1 है। तो अगर ये कांस्टेंट रहती है तो एवोल्यूशन नहीं होगा। हार्डी वीनबर्ग कहते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है, एलील की फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज नहीं होती है, तो एवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को किसी ने इफेक्ट डाल दिया, किसी ने प्रभावित कर दिया, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो एवोल्यूशन हो जाएगा। कुछ फैक्टर हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करते हैं, जैसे जीन माइग्रेशन है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करते हैं। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन करता है? तो बेटा जीन माइग्रेशन इसको डिस्टर्ब कर देता है, साथ साथ में रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी इसको डिस्टर्ब कर देता है, साथ साथ में बेटा नेचुरल सिलेक्शन इसको डिस्टर्ब करता है, साथ साथ में म्यूटेशन भी इसको हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, और साथ साथ में नेचुरल सिलेक्शन तो मैंने बता ही दिया, म्यूटेशन हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये भी इसको अफेक्ट करती है। अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रभावित हुआ, ये इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हुआ, जीन फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गई, तो एवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन था। ये स्टेबल रहती है तो एवोल्यूशन नहीं होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट सेल, दुनिया में सबसे पहली जो सेल आई थी वो 2000 मिलियन ईयर पहले आई थी। तो मैं यहाँ बता दूं, फर्स्ट सेल इस पृथ्वी पर जो आई थी आज से 2000 मिलियन ईयर पहले आई थी, ठीक है। पहली सेल कैसी रही होगी बेटा? पहली सेल प्रोकैरियोट रही होगी ऑब्वियसली, और वो खाना नहीं बना पाती होगी, वो हेटेरोट्रॉफिक रही होगी, ठीक, हेटेरोट्रॉफिक रही होगी। फिर इसके बाद में कीमो ऑटोट्रॉफिक आया होगा, इसके बाद में फोटो ऑटोट्रॉफिक आया होगा, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक आए होंगे जिन्होंने ऑक्सीजन पैदा करी होगी, जैसे साइनोबैक्टीरिया। फिर इसके बाद यूकैरियोटिक सेल आए होंगे, ठीक इसी तरीके से फिर यूकैरियोटिक सेल धीरे धीरे मल्टी सेल हुए होंगे, मल्टी सेलुलर दुनिया हुई होगी, मल्टी सेलुलर दुनिया से फिर टिश्यू बना होगा, फिर आर्गन बना होगा, फिर आर्गन सिस्टम बना होगा। इसी तरीके से तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। हर पल हम समय के साथ अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, समय के साथ अच्छा हो जाना, समय के साथ बढ़िया हो जाना एवोल्यूशन कहलाता है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो पहली सेल कब आई थी? आज से 2000 मिलियन ईयर पहले आई थी। इसी को बेटा हम कह सकते हैं 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक, 2000 मिलियन या इसी को 2 बिलियन बोल दो, एक ही बात है। तो इस तरीके से जो बेटा हमारा ये RPT3 था 03, इसका सोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें मैंने डाउट में रखा है जिसमें आंसर मुझे नहीं मिला था, ठीक है। तो इतना ही बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।